Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Trivedi. I teach physics. तो हम स्टार्ट करेंगे आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, एक न्यू चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक पार्ट है बच्चों. किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और इसका फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और फिर हम इस पर थोड़ा डिटेल में चलेंगे. क्लास 10th की फिजिक्स में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा. बोलो, पढ़ा है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट. ये मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बने. क्या बने? मैग्नेटिक फील्ड बने. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो. क्या अप्लाई हो? मैग्नेटिक फोर्स. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट. जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बने और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है ना. और चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डाल दीजिए. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इसका एक दूसरा नाम भी है. इसी को एक दूसरे नाम से भी किसी बुक में लिखा गया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. क्या लिखा गया है? हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इस नाम से भी ये जाना जाता है और हम लोग उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. करंट का मतलब मूविंग चार्ज ही होता है ना. क्लियर? तो ये चैप्टर आपका है. मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए. क्या बनना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होना चाहिए. तो इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट. और ये करंट के कारण अगर हो रहा हो. किसके कारण? करंट के कारण अगर हो रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है ना. तो पहले हम थोड़ा जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. पहले ये जानेंगे, है ना. फिर हम बात करते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. वो बात की बात है. पहले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और किसकी फील्ड होती है. तो ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट की एक फील्ड होनी चाहिए. किसकी होनी चाहिए? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है कि नहीं? एक मैग्नेट की फील्ड. तो हेडिंग सबसे पहले आप डालेंगे इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो फील्ड क्या है? एक फील्ड है, एक स्पेस है. बट जहाँ भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कही जाए तो उसका मतलब उसकी इंटेंसिटी से, क्लियर ना. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया तो आप समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या कह रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उसके इंटेंसिटी से होता है. जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल, एक्सियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, है ना, पॉइंट चार्ज. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ बोलते थे तो उसका मतलब क्या था? कोई क्षेत्र देखने जाते थे क्या? कोई क्षेत्र नहीं देखते थे, कोई स्पेस हम लोग नहीं देखते थे. तो क्या कैलकुलेट करते थे? उसकी इंटेंसिटी.
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, क्योंकि फील्ड थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे, फील्ड है, एक स्पेस है, और क्या हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस फील्ड की, तो मेनली ये पढ़ना होता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड है और इसकी इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। किससे? बी से। तो किसकी फील्ड होती है, पहले इसको लिखवा देते हैं। तो किसी मैग्नेट के सराउंडिंग जो भी स्पेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, स्पेस सराउंडिंग of a magnet is called क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड में होता क्या है, अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? जैसे अगर एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, मान लो आपने क्या रखा, एक मैग्नेट रख दिया, बढ़िया सा मैग्नेट। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, मतलब दो साइड कह लीजिए। ये कभी आपस में ये अलग नहीं हो सकते, मतलब आप चाहे कि बीच से काट दें तो साउथ पोल अलग हो जाए और नॉर्थ पोल अलग हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये मैग्नेट के सराउंडिंग अगर हम कोई सराउंडिंग मतलब जो स्पेस है, जो रीजन है, जो एरिया है, जो फील्ड कह लीजिए, इसी फील्ड को हम लोग कहेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें अगर कोई मान लो हमने छोटा सा आयरन पीस रख दिया, क्या रख दिया, हाँ, ये है आपका आयरन का पीस छोटा सा, तो ये क्या होगा, ये इसको अपनी ओर खींच लेता, अट्रैक्ट कर लेता है ना। कहीं भी रखेंगे आप, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। दूर रखेंगे तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, नज़दीक रखेंगे बहुत तेज़ी से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर? दूर रखेंगे तो हल्का हल्का धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है, आपने देखा भी होगा। और जैसे नियरेस्ट रखते हैं तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी नियरेस्ट में ज़्यादा है और दूर रखने पर कम है। तो इंटेंसिटी क्या है, इस फील्ड की एक कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल हम इस फील्ड में अगर रखते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, वो अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, उस पर फोर्स लगेंगे। क्लियर? अब हमें वो फील्ड नहीं पढ़ना है, हमें उस फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में जानना है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता, है ना। कितना इस जगह पे इसका पावर है, कितना यहाँ पावर है, ये अलग अलग पॉइंट पे क्या होती है, इसकी कैपेसिटी, इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होती है कि नहीं। तो इस इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं बी से। इंटेंसिटी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। किससे डिनोट करते हैं? बी से। और कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पर हम एक एरो लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसमें एक डायरेक्शन होता है, क्या होता है, हाँ, डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट याद रखना किसकी, ऑफ बी की, ये होती है टेस्ला, है ना। टेस्ला का जो सिंबल होता है कैपिटल टी होता है,
और सीजीएस में अगर इसको मेजर करते हैं, किसमें, तो ये होता है गॉस, GAUSS, कैपिटल G। और दोनों में एक रिश्ता होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस, 10⁴ गॉस। कितना गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। यही है मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। तो मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो आपने देख लिया टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। मैग्नेटिक फील्ड बी की इंटेंसिटी जहाँ पर इक्वल हो, इंटेंसिटी सेम हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ पिक्चर बना करके, कुछ ड्रॉ वगैरह करके, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम यूनिफॉर्म को। वो हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। कितनी तरीके से, ये कहाँ दिखाएंगे, अपने कॉपी पर, है ना। हम यहाँ पे तो 3D नहीं बना पाएंगे ना बेटा, किस में बन जाएगा, 2D में बन जाएगा, बोलो 2D में बन जाएगा। मतलब एक प्लेन में आप इसे दिखा सकते हो। जैसे कि हमारा जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इस बोर्ड में आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हो, बोलो दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर हो, जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हो, ऐसे, मतलब कहीं से आ रही है और ऐसे जा रही है, इनसाइड एंटर्स कर रही है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर। और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। मतलब हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनसाइड इंटर्स कर रही है। क्लियर। तब इसे हम दिखाते हैं कैसे, क्रॉस से। कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। जब पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर और इनसाइड हो, मतलब डाउनवर्ड कह लीजिए। क्लियर। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड और इनसाइड, डाउनवर्ड और इनसाइड। क्लियर। प्लेन के डाउनवर्ड ऐसे मान लीजिए, अंदर की तरफ। क्लियर। ओके। और इसे हम डॉट से भी दिखा सकते हैं। कैसे, डॉट से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप डॉट से दिखा सकते हो बेटा। किससे, डॉट से। यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। बी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड अपवर्ड और आउटसाइड, अपवर्ड है या इसी को हम कहेंगे क्या, आउटसाइड। तो हम डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर। और कभी कभी हम पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइन से दिखा सकते हैं, ये भी है यूनिफॉर्म, ये भी सही है। ये इसी प्लेन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। क्लियर। हाँ, बाहर की तरफ।
आउटसाइड कह लीजिए, अगर प्लेन को आप ऐसे गिराते हो तो ऊपर आ रहा है ना। अगर मान लो आप पेपर ऐसे रखे हो, ऐसे ये पेपर प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर आ रही है तो अपवर्ड बोलेंगे, और यही नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड बोलेंगे, तो क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो यही है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, बना लीजिए। तो अब हेडिंग रहेगा क्या आपका, क्या हेडिंग है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जैसे ही किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो इसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने बताई सबसे पहले? ओरस्टेड ने। किसने बताया? ओरस्टेड ने बताया कि किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से उसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उन्होंने कैसे इसको प्रूफ किया? तो एक्सपेरिमेंटली आप ये डायग्राम बना सकते हो। ये स्विच है, ठीक है। यहाँ उन्होंने क्या किया? एक करंट फ्लो कराया, ठीक है। ये कंपास निडल है नॉर्थ पोल वाला, ये साउथ पोल है। यहाँ स्टैंड पे रखा गया है ये, ठीक है। तो ये रोटेट करने लगता है अपने आप ऐसे, इस डायरेक्शन क्या करता है ये? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, निडल ऐसे रखी थी, अपने आप ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। क्लियर? जैसे स्विच निकाल देते हैं, हाथ से स्विच निकाल देते हैं, करंट स्टॉप होता है, ये भी रोटेट करना बंद करता है। फिर प्लग इंसर्ट कर देते हैं, स्विच ऑन होता है, फिर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही है ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। करंट के फ्लो होने से कंडक्टर के सराउंडिंग क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। ओके, तो ये क्या है आपका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ओरस्टेड साहब ये एक्सपेरिमेंट करके चले गए दुनिया छोड़ करके, है ना। कहाँ चले गए? इस दुनिया को, हम सबको छोड़ करके चले गए कि लो तुम लोग आगे इसको डिस्कवरी करो, है ना। पता नहीं क्या हुआ उनका। और उसके बाद उसका क्रेज लेने के लिए आगे दो और साइंटिस्ट, आगे और क्रेज लेने के लिए दो महान साइंटिस्ट और आ गए। इरेज कर दे से दो महान साइंटिस्ट, उनका नाम है बायोट और एक का नाम था सेवर्ट। हिंदी में से पढ़ते हैं बायो सावर्त। ये सब फॉरेनर हैं बच्चों, वही लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, वही लोग नई नई बातें बताते रहे। और हाँ, इंडिया वाले सब यहाँ आपस में लड़ाई करते करते जो है एक दूसरे को मारते काटते इसी में भिड़े रह गए। तरक्की किया किसने? विदेशों ने, है ना। यहाँ यही हुआ, इसलिए इंडिया बहुत पीछे रह गया। आपस में लड़ते लड़ते, और आज भी लड़ रहे हैं, इसलिए आज भी पीछे हैं। अगर तरक्की करना है तो सबको जागरूक होकर के अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो उस समय जब यहाँ पे जंग चल रहा था, है ना, क्या चल रहा था? हाँ। तो वहाँ पे डिस्कवरी हो रही थी, है ना। आर्किमिडीज, न्यूटन, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना जो है सर्च कर रहे थे, पढ़ाई में लगे थे सब, आगे तरक्की करने में। जब तक ये सोचते तब तक वो आगे निकल जाते। लेकिन कुछ हमारे इंडिया में थे ऐसे, आर्यभट्ट वगैरह हो गए जैसे, वो भी डिस्कवरी किए
और सीवी रमन वगैरह हो गए, सब अपना डिस्कवरी दिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पीछे रह गया इंडिया, कम लोग निकले यहाँ से, एजुकेटेड कम थे। ठीक है, चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन यही है, बायोट-सेवर्ट लॉ। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक बायो और एक नाम है सावर्थ, हिंदी में लिखते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, सर्च किया और ये पाया कि एक छोटे से करंट एलिमेंट का मतलब, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैंने इसका छोटा सा हिस्सा, मान लो इतना छोटा सा हिस्सा, या मान लो कैप के बराबर, इतने छोटे से हिस्से के बराबर इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सराउंडिंग में, तो वो कितना होगा और किस पर डिपेंड करेगा? बहुत छोटे से एलिमेंट कारण। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग में ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, पूरा वायर है बड़ा सा, सब में करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरे वायर के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? लेकिन छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगी, किस पर डिपेंड होगा, किस पर नहीं रहेगा, कैसे डिपेंड करेगा, ये बाई एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया। तो मैंने मान लिया कि ये कोई वायर है, ये क्या है? कोई वायर है XY, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग क्या होगी बच्चों? श्योर है, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बात पहले ही बता रखी है ओरस्टेड ने, ये पहले बात किसने बता रखी है? ओरस्टेड ने। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लिया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी नहीं बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? क्या नहीं बता पाएंगे। डायरेक्टली अगर आपसे मैं पूछूं इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बता नहीं पाओगे, बेशक, जाहिर सी बात है ना। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा, बहुत छोटा है, AB, वेरी स्मॉल एलिमेंट है ये, जिसकी लेंथ उन्होंने कहा DL। क्या कहा? DL, वेरी स्मॉल लेंथ। तो इसमें करंट अगर I है तो यहाँ भी करंट कितना होगा? AB में भी करंट कितना रहेगा? I ही रहेगा, जाहिर सी बात है, करंट यहाँ पर भी I ही रहेगा। ठीक है, तो ये करंट A से B तक जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे है? ऐसे है, इधर है। अब इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन क्या है? ये है, ये है करंट का डायरेक्शन, क्लियर? ये है करंट का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से मैंने कहा कि थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस पर, R दूरी पर, ये डिस्टेंस कितना है? R, एक पॉइंट है P। ठीक है, कितना एंगल बनाते हुए? ये एंगल थीटा एंगल बनाते हुए एक पॉइंट है P, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे, A से कितना है? R, और B भी क्या है? बिल्कुल जस्ट A के नज़दीक में ही है, B बहुत दूर नहीं है, मतलब B से P की दूरी भी कितनी होगी? R ही होगी, बहुत डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि A के जस्ट नज़दीक में क्या है? B है। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए जूम करके दिखा रहा हूँ, B और A बिल्कुल नज़दीक है। A से P की दूरी R और B से भी P की दूरी क्या है? R ही है, क्लियर? तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड B, वो B स्मॉल होगी कि लार्ज होगी? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर छोटा सा लेंथ है, बहुत छोटा सा लेंथ, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बहुत ही कम होगी, बहुत कम। और उसे उन्होंने कहा dB। क्या कहा? dB होगी। और ये dB की जो वैल्यू है ना, बाई एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कहा dB जो होगा वो डिपेंड करेगा जो उसमें करंट फ्लो रहा है उस पे I पे। मतलब जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पाई जाएगी। भाई 2 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, थोड़ी सी। 10 एम्पियर करंट फ्लो कराओ और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। 50 एम्पियर करंट फ्लो कराओ इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे करंट आप बढ़ाओगे आई इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। डीबी उस पर डिपेंड करता है छोटे से एलिमेंट के लिए, और डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे। लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा मिलेगा। और डिपेंड करता है जो ये आर है ना, ये एक पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर एपी। वेक्टर एपी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर और इस ए बी, जो ये ए बी क्या है? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये भी क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी। तो इसके बीच का जो एंगल है उसके साइन पर डिपेंड करता है, मतलब साइन थीटा पे। और डी बी डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, मतलब ये जो डिस्टेंस आर है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड करता है। मतलब इससे आप जितना दूर जाओगे बी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इसके नज़दीक और आओगे तो बी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ये बाई एक्सपेरिमेंटली बायोट सिवेट लॉ ने मिल करके दिया अलग अलग, तो बाद में इनको कंबाइंड किया गया। क्या किया गया? कंबाइंड। तो कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को उन्होंने क्या किया? कंबाइंड किया और एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी के लिए फार्मूला बनाया। डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट लिया के। आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे आप इसको नोट करिए पहले। इन एसआई सिस्टम जो के है कांस्टेंट, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट dB की वैल्यू क्या मिलेगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ जो म्यू नॉट है ना, इसे हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्या होती है? हाँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना। हाँ, ये फार्मूला है। जब कभी भी आपको स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। इसे याद रखना। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? आइए देख लेते हैं। आपको पता है डी बी कैसी क्वांटिटी है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये वेक्टर है ना। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि ये पूरा टर्म किस में है, स्केलर फॉर्म में है। और इसे अगर वेक्टर बनाना है तो एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, है ना। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ से एरो हट जाएगा, तो ये वैल्यू सिर्फ यही मिलेगी। तो मैं वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा ले सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वेक्टर डी बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप। हम मान लेते हैं क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। क्या अभी ये सही है? ये भी सही है। थोड़ा इसको हम और मॉडिफाई कर लेंगे, वेक्टर डी बी म्यू नॉट आई, आई कभी वेक्टर नहीं बन सकता, 4 पाई, है ना। मैं इस डीएल के प्लेस पे एक आर का उधर, यहाँ पे डीएल तो इधर थोड़ा खिसकाएंगे, आर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, डीएल इंटू आर साइन थीटा एन कैप बाई आर क्यूब, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। आपने वेक्टर ए क्रॉस बी पढ़ा होगा, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो पढ़ा है? ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, 11th क्लास पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी। तो ये आपका ए है, बी ए है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसको क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के फॉर्म में, तो वेक्टर बन जाएगा। यानी फाइनली वेक्टर डी बी हमारा कितना जाएगा आपका, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर। आर क्या था, पोजीशन वेक्टर था, मैंने पहले बताया था, अपॉन आर क्यूब। तो ये है वेक्टर फॉर्म। अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेता है, या 1 वर्ड्स में पूछ सकता है आपसे, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को। अब हेडिंग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हेडिंग रहेगा। और इसकी प्रूविंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रूविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा नहीं। बोलो भाई, अगर आप नीट के एग्ज़ाम दे रहे हो, जेई मेंस का दे रहे हो, तो उसमें आपसे प्रूविंग थोड़ी कराया जाएगा, आपसे डायरेक्ट उससे रिलेटेड सवाल देगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो ये है स्ट्रेट, बोलो है स्ट्रेट। इसका नाम रखा हमने x, इसका नाम रखा y, मतलब ये y एंड है और ये एंड क्या है, मैंने कहा ये एक यहाँ से, ये मिड पॉइंट नहीं है वायर का, मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा कर के r डिस्टेंस दूर जा कर के, r डिस्टेंस दूर जा कर के, मान लो यहाँ पे यह है पॉइंट P, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, r, क्लियर। P तक का डिस्टेंस r है, ये पॉइंट O है। तो ये जो P है ना, इस लेवल से, मतलब ये जो एंड है, ये एंड जो एंगल बना रहा है P के लिए, वो ये एंगल बना रहा है। इसको हम मिला देते हैं, O से P को मिला देते हैं, ठीक है, O से हाँ एक्स पी, मतलब वेरी गुड, x से P को मिला देंगे। तो जो ये OP है ना, OP से कुछ एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे हमने क्या मान लिया, फाई 1, क्या मान लिया, ये वाला एंड बना रहा है इस लेवल से, OP से, ठीक है ना। और जो ये y एंड है, कौन सा एंड, y एंड, थोड़ा तिरछा चला जा रहा है, और सही है ना, थोड़ा टेढ़ा जरूर है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये है, ठीक है।
तो इस एंड से जो है ये एंगल कितना बना, ये एंड बना रहा है एंगल एल से, ये एंगल बना रहा है फाई 2। क्लियर? ये एंगल कितना बना रहा है फाई 1, ये एंगल बना रहा है फाई 2। मतलब पूरा वायर कवर कर रहा है कितने एंगल में, फाई 1 प्लस फाई 2 में। ये पूरा वायर कवर कर ले रहा है। तो इसमें करंट अगर आई हो, किसमें, हाँ, इस एक्स वाई में करंट कितना हो, आई हो, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, आर हो, तो पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, वो कितनी होगी, तो बी बराबर ये मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू स्मॉल आर, ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये है फार्मूला। बोलो बेटा प्रूफ किए हो? हाँ, प्रूफ हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस क्या मान लेंगे आप, ए मान लोगे डिस्टेंस, और वो इससे कितना एंगल मान लेंगे फाई, ये एंगल थीटा, बायोट सेवर्ट लॉ लगा कर इसका इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आईसीएसई बोर्ड वाले से प्रूफ कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आएगा, और इसी में हम लगाएंगे केस फर्स्ट और केस सेकंड। चलिए आइए केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग होने का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस r है ना, ये r के कंपेयर में ये जो इसकी लेंथ है बहुत ज़्यादा है ना। जो बहुत ज़्यादा होगा तो ये हमारा पॉइंट P कैसा दिखाई पड़ेगा दूर से। मान लो कि ये आपका कंडक्टर एक्स वाई है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो पॉइंट P आपको कुछ यहाँ नज़र आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये डिस्टेंस कितनी है r, वही डिस्टेंस r है। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये डिस्टेंस r क्या होगा, बहुत ही कम होगा इसके लेंथ में। क्लियर है ना? तो जो ये एंगल फाई 1 बनेगा, यहाँ से अगर हम एंगल बनाते हैं ऐसे, तो फाई 1 जो करीब करीब ये फाई 1 और फाई 2 दोनों इक्वल होंगे, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। देन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू कितना बच्चा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90, तो वैल्यू यहाँ पुट करें। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू स्मॉल आर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो साइन 90 प्लस 90 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2, और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। बोलो कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा था तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पर सवाल आएंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग पर। क्लियर है? ज़्यादातर सवाल इसी पर आते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए होता है। ठीक है ना? और यही हम लॉन्ग वायर के लिए मान के चलेंगे, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, नाउ केस सेकंड ले लीजिए। इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P इज प्लेस्ड नियर एनी वन एंड, किसी एक एंड पर हो, नियर नज़दीक हो, मतलब पॉइंट P बिल्कुल जस्ट इसके एक्स के क्या हो, नज़दीक में हो, ऐसे यहाँ पे कहीं हो, यहाँ कहीं हो। क्लियर? मतलब ठीक एक्स एंड के न सामने हो, क्या हो, बिल्कुल सामने हो।
इस केस में अगर φ1 देन φ1 अगर 0 डिग्री है तो आपका मान चलिए φ2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, या φ1 90 डिग्री है बेटा तो φ2 कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर भाई, किसी एक एंड पे रहेगा P ना, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। अगर यहाँ रहेगा तो क्या होगा, φ1 0 हो जाएगा, φ2 90 डिग्री हो जाएगा। और ये पॉइंट P यहाँ पर रहेगा तो φ1 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी आप पॉइंट कहीं पे रखें किसी एक एंड पर, एक में 0 रहेगा और एक में 90 रहेगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, जो बाई इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम वहाँ रखते हैं b की वैल्यू μ0I/4πr sin 0 प्लस sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 + 0 1 ही आएगा। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड B μ0/4πI/r, μ0/4π × I/r, यही एक फार्मूला है। क्लियर है? तो एक फार्मूला ज़्यादातर जो है यूज़ में ये आएगा और नहीं कभी कभार उस पर पूछ लेता है। ठीक है, बाकी आपके पास ये फार्मूला है ही, इसका यूज़ कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका। तो हम क्या करेंगे अब, जो ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसके सराउंडिंग क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, मतलब किधर डॉट लेंगे किधर क्रॉस लेंगे, वो कैसे बताएं, है ना। ये हमारे सामने सवाल है। क्या सवाल है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा हो, किसी कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा हो, करंट, स्ट्रेट कंडक्टर में, तो आपको पता है उसके सराउंडिंग क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, किधर डॉट लेंगे किधर क्रॉस लेंगे। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल। हेडिंग तो डाल दिए होगे आप लोग ना, राइट हैंड थंब रूल। ये सिखाता है कि मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप अपने राइट हैंड से इस कंडक्टर को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, हाँ, अपने राइट हैंड से इसे पकड़ के रखेंगे ऐसे। तो जब पकड़ेंगे इस प्रकार पकड़िए कि जो करंट है वो थंब के डायरेक्शन में, मतलब थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना है, थंब और करंट वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर ना। तो चलो हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा नहीं आपका है, थंब है। क्या है, थंब है ना, ऐसे पकड़ रखे हैं। थोड़ा सा ये हम फिगर 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा सीसी बढ़िया बनती है क्या, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे मोटा मोटा डायग्राम बना दे रहे हैं ऐसे, है ना, एक ठोर बना दे रहे हैं बस। अब सही है ना, कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है। ये आपका हाथ है, ठीक है। तो आपने ऐसे पकड़ रखा है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, जो कर्ल फिंगर है, ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं ऐसे, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, इधर से निकल रही है और इधर से जा रही है। क्लियर ना। तो जिधर से निकल रही है बाहर की तरफ आ रही है, इधर से बाहर आ रही है, और यहाँ से निकल कर फिर अंदर जा रही है। तो ऊपर आने के इधर क्या हो जाएगा, डॉट, अपवर्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, इधर अपवर्ड है। क्लियर। और यहाँ पे डाउनवर्ड है, क्या है, डाउनवर्ड। तो क्या लेंगे इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड।
क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे बच्चों। क्लियर है ना? यही है राइट हैंड थंब रूल। मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इधर से जा रही है, फिर घूम करके सर्कल के फॉर्म में ऐसे मूव कर रही है सराउंडिंग में। क्लियर? यहाँ से निकलते हुए ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घुस रही है, फिर अंदर से होते हुए फिर ऊपर तरफ आ रही है। क्लियर है? यही है राइट हैंड थंब रूल। तो इस साइड क्या रहेगा? अपवर्ड रहेगा, इस साइड क्या रहेगा? डाउनवर्ड। तो ये आपको पकड़ना है राइट हैंड थंब से कुछ इस प्रकार से कि थंब करंट के डायरेक्शन में हो। तो ये जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर मतलब मुड़ी हुई अंगुलियां किसके डायरेक्शन को में होंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगी। क्लियर है? किधर होंगी? यही है राइट हैंड थंब रूल। और इसे आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की जो भी लेक्चर रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो भी डेरिवेशंस हैं इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए आप लोग अपने बुक से, साइड बुक से जो भी है आपके पास। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।